Bismillahirrahmanirrahim ji. This is our session 24 in school management. We were basically talking about coordination meeting जी. मेन हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन मीटिंग जी, जिसके लिए हमने कल जो डिस्कस किया उसका शॉर्ट रिकैप दे दूं कि इट मस्ट ऑलवेज बी स्केड्यूल्ड. क्लियर कि ये एक प्रॉपर प्लान के तहत होनी चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट पर्पसेस के लिए अगर मैं अपनी इवैल्यूएशन कहूँ वो भी इसी के थ्रू होगी. सिस्टम एवैल्यूएशन कहूँ, स्कूल एवैल्यूएशन कहूँ, इसको स्टाफ एवैल्यूएशन कहूँ, चिल्ड्रन एवैल्यूएशन कहूँ, एनवायरनमेंट एवैल्यूएशन कहूँ, पॉलिसी एवैल्यूएशन, किसी भी चीज़ की एवैल्यूएशन जो होती है वो बेसिकली आपकी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस पे होती है. अगर मैं वो ज़ुबानी कलामी करूँगा तो उसमें हो सकता है वो इनजस्टिस हो जाए. तो मिसाल के तौर पे हमने डिस्कस किया था टीचर्स का इंक्रीमेंट है फॉर एग्जांपल, वो किस बेस पे मैं करूँगा, ठीक है, या मैं अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाह रहा हूँ कि पिछले साल हम कहाँ खड़े थे और अगले साल के लिए हमने क्या चीज़ें प्लान करनी है, तो उसके लिए कुछ ना कोई डॉक्यूमेंट तो हो ना. तो हमने कहा था ये क्या प्रॉपर प्लान स्केड्यूल्ड हो, जो चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी. अब उस कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने क्या पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था? प्लानर्स जी, के स्टाफ के साथ, टीचर्स के साथ, ठीक है, वो क्या है कोऑर्डिनेशन. हमने पहले अभी हम किसकी कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर रहे हैं? टीचर्स की, ये ध्यान में रखिएगा. वो कोऑर्डिनेशन विद एडमिन स्टाफ भी हो सकती है जी, वो कोऑर्डिनेशन विद एग्ज़ाम रिलेटेड स्टाफ भी हो सकती है जी, कंट्रोलर एग्ज़ाम कह लें आप. वो कोऑर्डिनेशन विद हेड्स भी हो सकती है, वो कोऑर्डिनेशन विद कोऑर्डिनेटर्स भी हो सकती है. अभी एट द मोमेंट हम बेसिकली किसको डील कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन विद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टाफ मेंबर होता है वो कौन है, या अबव ऑल जो बेसिक मेंबर, मैं उसको फिर ये बात कहूँगा, जो असल मेंबर होता है वो तो टीचर होता है. उनके साथ हमने क्या कहा जी? प्लानर्स जी. प्लानर्स को कैसे स्केड्यूल करना है हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. वो प्लानर में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होंगी वो डिस्कस कर चुके हैं. अलॉन्ग विद दैट जी वी डिस्कस व्हाट जी? होमवर्क जी. कल हमने दूसरी मेन चीज़ क्या कही थी कि कोऑर्डिनेशन में अगली चीज़ क्या डिस्कस होगी? होमवर्क जी. और ये आपको इसका एक रिटन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जी, कि जिस डॉक्यूमेंट में ये सारे पॉइंट्स मैंशनड हैं, यानी कोऑर्डिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए जो लाजमी हैं. उसके अलावा आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो अप टू यू जी. अब आगे ज़रा बढ़ते हैं जी कि नेक्स्ट थर्ड थिंग जी, असेसमेंट्स जी. असेसमेंट की जी नंबर वन थिंग जी, कंटेंट वो लाजमी डिस्कस हो. जैसा कि हमने कल कहा था कि ये जो प्लान है, ये कोऑर्डिनेशन है, ये बेसिकली हमने इसका क्या टाइम रखा हुआ है? सैटरडे जी. अब आप अपने स्कूल में जिस जिस तरह आपको सूटेबल फिजिबल लगे, मुझे तो नहीं लगता, आई ऑलवेज अपोज्ड इट जी, कि चाहे वो अगर आप कहें जी ब्रेक के दौरान करना है, यानी तीन ही टाइम होते हैं आप ना, जब आपका पास टीचर के स्लॉट्स या लेसन फ्री है, एक वो टाइम होता है, ठीक है, दूसरा जब ब्रेक है वो टाइम होता है, तीसरा आफ्टर पैकअप टाइम जी, यानी छुट्टी के बाद का. तो मैं इन तीनों टाइम्स को अपोज करता हूँ, क्योंकि इन तीनों में ये चीज़ ट्रू स्पिरिट में नहीं हो सकती. टीचर का लेसन फ्री है तो उसमें भी उसने कोई नोटबुक चेक करनी है, वो अपना प्लान सेट करना है, या और नहीं तो मिनिमम उसको थोड़ी रिस्पाइट तो चाहिए होती है, उसने कोई टी ब्रेक करनी है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होना है. ब्रेक है तो उसके दौरान भी यही सूरत हाल होती है. और आफ्टर पैकअप टाइम वो इतना एग्जॉस्टेड होता है कि ये ट्रू स्पिरिट में नहीं हो सकेगा. हमने क्या कहा जी? वो सैटरडे. अब उसमें क्या कंटेंट जी, कि जो असेसमेंट है उसके क्या कंटेंट क्या होगा जी, यानी क्या वो कंटेंट पहली बात कवर्ड है भी ये सारा? नहीं. अब मोस्टली क्या चीज़ देखने में आई है कि जब प्लानर्स बनते हैं, उन प्लानर में टारगेट्स सेट होते हैं ना, चाहे वो वीकली टारगेट्स कह लें, डेली मंथली टारगेट्स कह लें, या टर्म के टारगेट्स कह लें. और ये टारगेट्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक हर्डल है एजुकेशन सिस्टम की एफिशिएंसी के रास्ते में, या एजुकेशन सिस्टम के सक्सेसफुल होने में. जो मुझे नज़र आता है या जो मैंने अपने सीनियर से, टीचर से सीखा है कि ये टारगेट्स ही जो हैं ये बेसिकली हर्डल होते हैं. कैसे हर्डल कैसे होते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा सारा सिस्टम ही बेसिकली क्या होता है? इज़ मूविंग और लीडिंग टुवर्ड्स व्हाट जी? असेसमेंट. क्या ऐसा नहीं लग रहा होता कि हम बेसिकली स्कूल का कॉन्सेप्ट ही किस पे बेस कर गया है? असेसमेंट पे सिर्फ. यानी मैं क्लास में एंटर हो रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या है जी? एग्ज़ाम आना है. बच्चे हैं तो उसके लिए क्या है? एग्ज़ाम आना है. पेरेंट है तो उसके लिए क्या है? एग्ज़ाम आना है. पॉलिसी मेकर्स हैं,
उनके लिए क्या है, एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो, यानी एवरीथिंग इज़ इट सो दैट कि असेसमेंट तो होती है बेसिकली इवैल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट जी। या हमने इंटरनेशनली जो कह दिया असेसमेंट की डेफिनेशन, उन्होंने बच्चों के लिए क्या कर दी है कि असेसमेंट मस्ट बी देयर फॉर द सेक ऑफ इनकरेजमेंट, कि असेसमेंट में ऐसी चीज़ें डाली जाएं जो बच्चे कर सकें, उनसे उनको बूस्ट मिलेगा, ठीक है, उससे उनको एक सपोर्ट मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगी। और हमने क्या कर दिया है कि हमने बजाय इसके कि असेसमेंट एवेल्यूएशन के लिए हो, क्लियर, अब सारा अपना सिस्टम ही, पॉलिसी ही, प्लानिंग ही किसके लिए बनती जा रही है, असेसमेंट्स के लिए। उन असेसमेंट्स की क्या हमने कुछ टारगेट सेट कर दी जी, ये चीज़ फॉर एग्जांपल इतना सिलेबस जी कवर करना है जी, इतना कंटेंट कवर करना है जी, ये वाले टारगेट्स हैं, इनको अचीव करना है जी। अब वो ट्रू स्पिरिट में हुए हैं नहीं हुए, उसके प्रेशर में बेसिकली जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो रही है। होना क्या चाहिए कि दैट टारगेट्स आर देयर, उन टारगेट्स के लिए कोई स्ट्रगल हो रही है, क्या वो स्ट्रगल स्ट्रेटजी बेस्ड है, क्या वो स्ट्रगल प्लान्ड है, यानी फोकस सारा किस पे होना चाहिए, प्लान पे, प्लान की एग्जीक्यूशन पे। असेसमेंट इज इट्स बाय प्रोडक्ट। मैं मिसाल से समझाता हूं कि मैंने सपोज साइंस पढ़ानी है, तो साइंस में बेसिकली मैं अगर लोअर लेवल से स्टार्ट करूं, स्कूल से स्टार्ट करूं, तो बेसिक पर्पस तो क्या है, बच्चे की सेंस ऑफ इंक्वायरी, उसको जगाना है, पैदा नहीं करना। वो बाय नेचर ह्यूमन बींग्स में बाय डिफॉल्ट मौजूद होती है, उसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है, उसको क्या करना है, फिर शार्प करना है, उसको मोबिलाइज करना है, उसको स्टिमुलस देना है। प्लान में ये चीज़ है। जब सेंस ऑफ इंक्वायरी होगी तो उसके लिए मुझे, अब मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स क्या है जी, मेरे पास सर्टन कंटेंट। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पढ़ानी क्या है, साइंस, खास तौर पे जूनियर लेवल पे कह रहा हूं, इवन उसको हायर लेवल तक जहां तक मर्जी ले जाना चाह रहे हैं आप, चाहे ग्रेड 1 से लेके ऊपर जहां तक लेना चाहें आप, है बेसिकली पर्पस उसका क्या है, सेंस ऑफ इंक्वायरी। अब सेंस ऑफ इंक्वायरी के लिए मेरे पास क्या टूल क्या है, बेसिकली सर्टन कंटेंट, चाहे वो कंटेंट टेक्स्ट बुक की फॉर्म में हो, चाहे मैं उनको कोई रिसोर्स बुक्स दे रहा हूं, रेफरेंस बुक्स दे रहा हूं, रिसर्च टास्क्स दे रहा हूं, असाइनमेंट्स दे रहा हूं, क्लासरूम के अंदर कुछ कर रहा हूं, होम टास्क्स कुछ दे रहा हूं, वट एवर इज देयर, इट इज बेसिकली लिंक्ड विद सर्टन इंफॉर्मेशन ना। अब जब उस इंफॉर्मेशन में बच्चे की प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो गई, उसकी सेंस ऑफ इंक्वायरी हो गई, तो डोंट यू थिंक दैट कि ऑटोमेटिकली वो जो असेसमेंट्स हैं वो खुद बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। अब बजाय मैं ये अप्रोच रखने के, मैं क्या अप्रोच रखूं जी कि एंड पे क्या होगा जी, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द टर्म या एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द इवन सेमेस्टर असेसमेंट आनी है जी, मैं उसको जहन में रख के पढ़ा रहा हूं। तो डोंट यू थिंक जो असल स्किल्स इंप्रूव करनी है, जो टारगेट्स हैं मेरे, वो तो अचीव नहीं होंगे। दूसरी मिसाल सपोज लैंग्वेज की ले लें जी, बीइंग अ लैंग्वेज टीचर मेरा टास्क क्या है जी, बच्चे की स्किल्स पॉलिश करना, बेसिकली वो 4 स्किल्स हैं। उसके साथ आपके प्रेजेंटेशन स्किल है, उसी की एक्सटेंशन है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसी की एक्सटेंशन है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, कैरेक्टर बिल्डिंग है। मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूँ, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द टेक्स्ट बुक ऑफ KPK जी, उन्होंने अब यूनिट्स के साथ आगे ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन कर दिया है कैरेक्टर बिल्डिंग जी। कैरेक्टर बिल्डिंग है वो उसी लैंग्वेज के थ्रू करवाना है मैंने, पर्सनालिटी ग्रूमिंग है उसी लैंग्वेज के थ्रू करवाना है। क्यों, हमने मॉन्टेसरी वाले सेशन में आपने देखा था, हमने वहाँ क्या डिस्कस किया था कि लैंग्वेज डेवलप्स व्हाट, कल्चर, लैंग्वेज डेवलप्स व्हाट, एप्टीट्यूड ऑफ माइंड, लैंग्वेज डेवलप्स बिहेवियर, लैंग्वेज लीड्स टू सर्टन बिहेवियर जी। अब इतने सारे मेरे वो ऑब्जेक्टिव हैं, क्लियर, और मैंने अपना टारगेट क्या रखा हुआ है, असेसमेंट। असेसमेंट तो एक पेपर मैनिफेस्टेशन है ना, क्या पेपर मैनिफेस्टेशन में कैरेक्टर बिल्डिंग रिलेटेड कोई चीज़ है? पेपर मैनिफेस्टेशन में या असेसमेंट में
पर्सनैलिटी ग्रूमिंग रिलेटेड कोई चीज़ है नहीं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं अपने इतने सारे सबलाइम ऑब्जेक्टिव्स कुर्बान कर रहा हूं सिर्फ किसके लिए? असेसमेंट के लिए। और इसी को अब रिवर्स करके देखें, वही जो मैंने क्या कहा कि मेरे पास वो स्ट्रगल, मैं एफर्ट कर रहा हूं, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, एवरीबडी इज डूइंग, एवरी टीचर ऑन द फेस ऑफ अर्थ इज स्ट्रगलिंग जी। लेकिन क्या वो स्ट्रेटजी बेस्ड है? क्या वो प्रॉपर प्लान है? क्या उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है? फोकस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे है, फोकस कॉम्पिटेंसीज पे काम करने के लिए है, फोकस एसएलओज पे काम करने के लिए है, या फोकस सिर्फ किस पे है? असेसमेंट्स पे। am I क्लियर जी? अब उस कवर करने के चक्कर में क्या होता है जी कि मैंने क्या करना है जी? सिलेबस कवर करवाना है जी। हर दूसरे स्टूडेंट से आप सर्वे करके इसको चेक कर लीजिएगा जी। फॉर्चुनेटली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी जी कि मुझे दर्जनों सैकड़ों टीचर्स के साथ काम करने का मौका मिला है, और मुझे हर दूसरा टीचर इस प्रेशर में नजर आया जी मैंने सिलेबस कवर करवाना है जी। इसका मतलब है पहली प्रॉब्लम कहां पे आई है? मेरी प्लानिंग में। कि प्लानिंग में मैंने क्या किया है? हर चीज इतनी ठूंस दी है, ठीक है, इतना उसको सैचुरेटेड कर दिया है कि जिसमें आप कह लें कि वो दम घुटना शुरू हो जाता है, जिसमें आप कह लें कोई स्पेस ही नहीं है मेरे पास कि मैं स्किल्स पे काम करूं। हर टीचर लगा हुआ है बस सिलेबस कवर करवाने पे। वो मजबूरी है, क्योंकि प्लानर्स की गलती, यानी गलती प्लानर्स की है, भुगत कौन रहा है? टीचर। क्योंकि टीचर को मोस्टली उस प्लानिंग का पार्ट नहीं बनाया जाता, या बनाया जाता है तो वो ट्रेंड नहीं होते। am I क्लियर जी? तो अब वो कवर करने के चक्कर में मैंने कंटेंट, यानी जो मेरी कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, ये हेड का काम होता है स्टाफ को कॉन्फिडेंस से। कभी आपका कंटेंट क्या था, उस कंटेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एसएलओज क्या थे, कॉम्पिटेंसीज क्या थी, रिक्वायरमेंट्स क्या थी, प्लान क्या था, क्या वो सारा ट्रू स्पिरिट में हो पा रहा है? नहीं है तो आई विल कट इट शॉर्ट। वो कुरान के हर्फ नहीं है। am I क्लियर जी? दैट्स वाई विद अपॉलॉजीज जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारा बोर्ड सिस्टम, जो बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो सारी दुनिया में नफरत का शिकार क्यों है? क्रिटिसिज्म का शिकार क्यों है? कि उसमें कुछ चैप्टर्स बस ठूंस के रख दिए जाते हैं, जिनके बारे में नहीं सोचा जाता कि आया टेररिज्म की वजह से कितनी छुट्टियां हुई हैं बच्चों को, ठीक है, या आया कोविड की वजह से क्या लॉस हुआ है, या आया बीच में कुछ साल के दौरान कोई उसकी एस्टिमेशन भी ऐसी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी, कि आप अगर उनकी बुक्स, ख़ास तौर पे बोर्ड क्लासेस की बुक्स का कंटेंट उठा के देखें, और उनको अगर आप एवेल्युएट करें जी कि उनकी एस्टिमेशन आप करें कि उनको पढ़ाने के लिए कितने लेसन चाहिए और टीचर्स को मिलते कितने हैं, आपको बहुत बड़ा एक डिफरेंस नज़र आएगा जी। ख़ास तौर पे मैं साइंस सब्जेक्ट्स का कह रहा हूँ, ठीक है। मटेरियल बहुत ज़्यादा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, टाइम अवेलेबल क्या है? वो लेस है, जिसमें उसको क्या, वो सिर्फ वो कवर करने के चक्कर में बच्चे भी अंडर स्ट्रेस हैं, टीचर भी अंडर स्ट्रेस हैं, पेरेंट्स भी अंडर स्ट्रेस हैं, पूरा सिस्टम अंडर स्ट्रेस है। किस वजह से? कि जी एंड पे क्या होगा? एक एग्जामिनेशन सिस्टम होगा, इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, कोई भी आप देख लें कि दे बेसिकली डिमांड व्हाट चीज, सर्टन कॉम्पिटेंसीज, सर्टन स्किल्स। वो आपको कंटेंट बाउंड नहीं करेंगे, या अगर कंटेंट बाउंड करते भी हैं तो उसको जनरल रखेंगे, थोड़ा सा स्पेसिफिक नहीं कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है बस मोड़ के बच्चे ने वही डिट्टो कुरान की हर्फ समझ के कॉपी कर दिया तो वो बच्चा टॉपर है जी। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, रटेबाज जितने बच्चे होते हैं सारे टॉपर होते हैं। जो बच्चा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, खुद लिख सकता है, उसके इतने मार्क्स नहीं होते। अब वो प्रॉब्लम सारी कहाँ से हो रही है? यहाँ इस कंटेंट से। लेकिन मेरा अब क्या, इसका सोल्यूशन की तरफ आप आते हैं जी। मेरा अब सवाल ये होता है कि ग्रेड 8 तक, या नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो 8वीं तक कौन सा बोर्ड है? am I क्लियर जी? ठीक है, यानी मेरे पास, मैं ग्रेड 1 में ही बच्चे को रटा मरवाना शुरू हो गया हूँ, ग्रेड 1 में ही मैं कंटेंट कवरेज के चक्कर में पड़ गया हूँ, ग्रेड 5 में ही मैंने सिलेबस कवर करने की टेंशन पकड़ ली है। क्लियर? जवाब मुझे इसका क्या मिलता है जी कि वो फिर बच्चे क्या होते हैं जो कॉन्सेप्चुअली बेस, जिनकी स्ट्रांग हुई हो, ऊपर बोर्ड क्लासेस में जाके मार खा जाते हैं जी। क्या मतलब, मैंने दिमाग में बोर्ड क्लासेस रख ली हैं, उस चक्कर में मैं काम ही क्यों ना करूँ पीछे 8 साल। यानी यहाँ तो अभी आप कह लें मेरी होम असेसमेंट्स है ना, होम एग्जाम्स है ना, मेरे अपने पास है ना, तो यहाँ मैं सिलेबस कवरेज का पहले स्टाफ के अंदर से वो फियर ख़त्म करूँगा कि भाई कवरेज इज़ नॉट द टारगेट। अगर वो कवर नहीं भी हुआ तो कोई गुस्ताखी नहीं होगी, कोई बेहरमती नहीं होगी। कवर क्या चीज़ होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स।
वो टारगेट्स अचीव होने चाहिए। फिर कंटेंट में दूसरी बात जी, इज इट क्लियरली कन्वेड जी, गाइडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने असेसमेंट करनी है तो पहले मैं असेसमेंट के बारे में ब्रीफिंग तो दूं ना, कि मैं किस चीज में असेस करूंगा, किन एरियाज में असेस करूंगा, किस कंटेंट में से असेस करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल जी। अब आप फिर मैं ग्रेड 1 पे चला जाऊंगा जी, कि अगर उनकी असेसमेंट है तो हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए कि वो असेसमेंट कैसी होगी, यानी उस जैसी असेसमेंट जैसी प्रैक्टिस पहले हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जी, वो ऑरल असेसमेंट है तो उसकी क्लास में अंदर पहले प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए। अगर वो रिटन असेसमेंट है तो उसकी पहले प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए। अगर वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में है तो उसकी प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए। अगर वो मैंने मैच द कॉलम देना है, फिल इन द ब्लैंक्स देना है, ऑब्जेक्टिव देना है, सब्जेक्टिव देना है, तो उसकी पहले प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए। बजाय इसके क्या कि मैं कागज़ का टुकड़ा पेरेंट को थमा दूं कि जी आपकी नेक्स्ट जो असेसमेंट आ रही है उसमें ये सिलेबस होगा जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? यानी ये गाइडेड के साथ आप साथ ऐड कर दीजिएगा, मस्ट बी क्लियरली कन्वेड। कन्वेड टू होम जी? बोथ पेरेंट एंड स्टूडेंट एंड द चाइल्ड। पेरेंट के भी नोटिस में हो, जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं जी। आगे हम बीच में रखेंगे कुछ कि हाउ टू ओरिएंट द पेरेंट्स, ये एक सेशन होगा आपका सेपरेट, कि दैट द ओरिएंटेशन ऑफ पेरेंट्स वो किसी भी स्कूल की का स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है जी। दैट मस्ट बी कंपल्सरी जी, वो लाजमी होनी चाहिए, चाहे वो पेरेंट पढ़ा लिखा है चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसमें हम डिटेल में वहाँ डिस्कस करेंगे कि हम सोसाइटी अपनी अपने सराउंडिंग को देख के हमने ज़हन में बात रखनी है ना, कि उसमें आती हैं कई मदर्स आती हैं वो अनएजुकेटेड हैं, या इतनी उनकी एजुकेशन नहीं है, या तीसरी बात उनकी एजुकेशन बहुत पहले की है, 20-30 साल पहले की है। एक मदर या फादर ने जिन्होंने ग्रेड 1 खुद या ग्रेड 5, ग्रेड 1 2 3 तो आपके उनको याद भी नहीं होगा, अगर उन्होंने ग्रेड 5 या इवन मैट्रिक भी उन्होंने 20 साल पहले की है, तो क्या आप नहीं समझते कि उनको अभी ओरिएंट करना चाहिए, पूरी डिटेल उनको देनी चाहिए कि आपके स्कूल का सिस्टम है क्या, उसमें काम किस तरह होगा। एक हिंट के तौर पे मिसाल देता हूं, जिस तरह हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि भाई क्या होम असाइनमेंट्स जो हैं उसमें टीचर जो है बच्चे को सवाल का जवाब नहीं लिख के देगा। आपको पहले पेरेंट को बताना चाहिए कि बच्चा खुद एफर्ट करेगा, खुद स्ट्रगल करेगा। क्लियर? यानी स्ट्रगल चाहिए, जवाब नहीं चाहिए। That question, that home assignment is not there for the answer or not there for some solution of that जी. That is basically to put him on the track of some struggle. तो एक एफर्ट में लग रहा है, उसको आउट ऑफ द बॉक्स जाना आ रहा है। am I clear जी? मैंने क्या कहा पहले कि असेसमेंट के अंदर टीचर से मैं कोऑर्डिनेशन मीटिंग में क्या डिस्कस करूंगा, कुछ असेसमेंट का कंटेंट क्या है, ठीक है। फिर असेसमेंट में वो जो चीज़ कवर्ड है या नहीं कवर्ड है, फिर वो चीज़ गाइडेड है या नहीं है, फिर क्या जी उसका पैटर्न क्या होगा जी, विल इट बी ऑरल, विल इट बी रिटन, पैटर्न क्या होगा जी उसका। क्या वो स्टैंडर्डाइज्ड है? मैं अब स्टैंडर्डाइज से क्या मुराद ले रहा हूं जी। फॉर एग्जाम्पल सम टाइम 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रख दिया जाता है जी, और उस क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो एक सेंटेंस बमुश्किल होता है, यानी ये क्या हो गया, सब स्टैंडर्ड। यानी अब आप कहें जी एमसीक्यूज डेवलप करने हैं, क्लियर, या क्वेश्चंस जनरेट करने हैं, उसका क्या है, इस पे भी हमारा एक सेपरेट कंप्लीट सेशन होगा जी, कि एमसीक्यू कैसे बनाया जाए, क्वेश्चन कैसा बनाया जाए लेवल के अकॉर्डिंगली।
ये भी पूरा एक आर्ट है जिसको हम पेपर में, आसान ज़ुबान में कह लें, पेपर बनाना, असाइनमेंट बनाना, असेसमेंट बनाना। या क्या है कि जी मैं उठ के बस मैंने कोई भी जी एमसीक्यू उठा के डाल दिए। अब आपने खुद नोटिस किया होगा सम टाइम वो एमसीक्यूज़ होते हैं मुझे तो यूज़लेस नज़र आ रहे होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं वो यूज़लेस नज़र आ रहे होते हैं। यानी आसान, अभी क्या कहूँ कि इवन एट द मोमेंट इसको समझने के लिए कि मेरा क्या वो असेसमेंट जो है वो क्या, फिर वो मैं कहूँ क्या वो एसएलओ बेस्ड है, क्या वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, क्या वो टारगेट ओरिएंटेड है, कि मैं असेस किस चीज़ को कर रहा हूँ। अब मैं असेस किस चीज़ को कर रहा हूँ, एक दो तीन मिसाल मैं कह रहा हूँ, पूरा कंप्लीट इस पे सेपरेट सेशन होगा, लेकिन अभी शॉर्टली उसका कभी असेस, फॉर एग्जांपल सम टाइम मैं सिर्फ क्या असेस कर रहा हूँ उसकी कंसंट्रेशन लेवल, सम टाइम मैं क्या असेस कर रहा हूँ उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी, सम टाइम क्या असेस करूँगा उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जी, सम टाइम उसकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल जी, सम टाइम उसकी रीडिंग स्किल जी, सम टाइम उसकी राइटिंग स्किल जी, और सम टाइम उसकी स्किल ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे वो ओरल है चाहे वो रिटन एक्सप्रेशन है। मिसाल एक ऐसे राइटिंग आप किस लिए दे रहे होते हैं कि क्या उसमें आप इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपने इन्फॉर्मेशन देखते हैं बच्चे की, नहीं, उसमें क्या एक्सप्रेशन चेक होता है कि इज इट ऑर्गेनाइज्ड और नॉट, इज देयर क्लैरिटी ऑफ माइंड और नॉट। अब उस असेसमेंट बनाने का भी कोई ना कोई तरीका तो होता है ना, कोई उसूल तो होगा, कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए, या वैसे ही मैं उठा के जी बस अने वाह उसको फिल कर दूं। एम आई क्लियर जी। और ख़ास तौर पे ये फिर क्या कह रहा हूँ कि ये किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसके लिए, हमने हर चीज़ रिवर्स की हुई है। हम हर चीज़ की इंपॉर्टेंस कब जाके जगाते हैं, जब बोर्ड क्लासेस शुरू होती हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट किसके लिए है जी, ग्रेड 1 के लिए। वो पैटर्न उसका क्या है जी, वो डिस्कस होना चाहिए। फिर क्या है जी, उसकी अनाउंसमेंट हुई या नहीं हुई, क्लियरली अनाउंसमेंट कह लें उसको, सेंसिटाइज करना कह लें उसको, इंपॉर्टेंस उसकी बताना कह लें, क्या टीचर ने क्लियरली उसको क्लास में अनाउंस किया हुआ है, क्या हर बच्चे को उस बारे में पता है। मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल्स करके पूछ रहे होते हैं जी कि जो अगली असेसमेंट आ रही है उसका सिलेबस क्या है जी, उसमें क्या होगा। यानी बच्चे को सबसे पहले खुद पता होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू हिज लेवल, वो लेवल के अकॉर्डिंगली जी। और फाइनली जी, हाउ विल इट बी कंडक्टेड जी, उसकी कंडक्शन जी। उसकी टाइमिंग आप कह लें, उसकी मैनेजमेंट कह लें, अगर वो पेपर फॉर्म में है उसकी मैनेजमेंट, ओरल फॉर्म में है उसकी टाइम मैनेजमेंट, कब होगी कैसे होगी। और इसको मैं ख़ास तौर पे जी कि हाउ विल इट बी कंडक्टेड जी ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ जी, बहुत सारी प्रॉब्लम इस वजह से भी हैं जी। देखने में क्या चीज़ ऑब्जर्व किया है, मैं सारी वो ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे पास आती हैं जी। क्लियर, वट एवर पीपल डिस्कस विद मी, वट एवर पेरेंट्स डिस्कस विद मी, वट एवर स्टूडेंट्स डिस्कस विद मी, वट एवर डिफरेंट टीचर्स डिस्कस विद मी जी, ये उनके सारे इश्यूज़ हैं। वो क्या है जी कि आपने देखा होगा कि मोस्टली स्कूल में पढ़ाई इतनी नहीं होती जितने पेपर हो रहे होते हैं, यानी पेपरों की भरमार लगी हुई है। ये क्या हो रहा है जी, अब वीकली टेस्ट हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है अब मंथली टेस्ट हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है फलां टर्म टेस्ट हो रहा है जी। यानी पूरे साल में हम इतना पढ़ाते नहीं हैं जितना हम टेस्ट ले रहे हैं, बड़ी मादरत के साथ जी। ये पूरे साल में हमारा बोर्ड सिस्टम इतना स्कूल कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई पे इतना चेक नहीं रखता, फोकस नहीं रखता जितना एग्ज़ाम के दिनों में कैमरे लग जाते हैं जी। ये पूरी कौम एग्ज़ाम के दिनों में जितनी जाग जाती है, अगर उतनी पूरा साल जाग जाए तो फिर शायद हमारे इतनी प्रॉब्लम ही ना हो जी। चीटिंग को रोकने के लिए जितने सख्त इक़दामात उठाए जाते हैं जी, बड़ी मादरत के साथ जी, बड़े आला और अरफा किस्म के जो इक़दामात उठाए जाते हैं, अगर वो इक़दामात पिछले 11 महीने उस पढ़ाई के दौरान भी अगर उठाए जाएंगे, क्या वो पढ़ाई हो रही है, कैसे हो रही है, बच्चे कैसे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते, बच्चों की स्किल्स पे काम हो रहा है नहीं हो रहा, अगर बोर्ड सिस्टम हमारा 11 महीने वो एफर्ट सही कर ले तो मेरे ख्याल में 12वां जो एक मंथ एग्ज़ाम का होता है इसमें उन्हें इतना ना थकना पड़े।
जिसमें दौड़ें लगी होती हैं, बड़े बड़े साहिबान जो होते हैं। क्या हो रहा है जी, अजीब लफ्ज़ ही एक लफ्ज़ हम बच्चों को क्या इंप्रेशन दे रहे हैं, छापा पड़ा है जी, इंस्पेक्शन टीम आई है जी, कैमरे लग गए हैं जी, तलाशी ली जा रही है जी। आर दे क्रिमिनल्स? और विद अपॉलॉजीज जी, मैं कहता हूं जाके देख लें अच्छा इंटरनेशनल कोई सिस्टम, कैम्ब्रिज का एग्जामिनेशन सिस्टम देख लें आप, आपको कतन वहां कोई नज़र नहीं आएगा कभी किसी की तलाशी लेते हुए जी। इवन ये डिस्कशन भी नज़र नहीं आएगी आपको। गेटिंग माय पॉइंट जी? यानी हमने क्या, उनको खुद एक सेंस दे रहे हैं, बच्चों को सेंस दे रहे हैं। जब वो टीमें जा रही हैं, हलचल मची हुई है, साहिबान दौड़ रहे हैं, आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, तो बच्चे के माइंड में हम क्या डाल रहे हैं कि द होल थिंग इज बीइंग डन फॉर व्हाट चीज, टू स्टॉप चीटिंग। व्हाट डज इट मीन? आर दे चीटर्स? ये तो बच्चे मासूम हैं, बोलते नहीं हैं। चाहिए तो उनको ये सवाल खड़ा करके वो पूछ लें कि सर, रिस्पेक्टेड सर, जो भी हैं, जो भी बोर्ड की अथॉरिटी हैं, कि आप जो इस 1 महीने में जितना थक रहे हैं, पिछले 11 महीने थक जाते ना आप ना। गेटिंग माय पॉइंट जी? क्लियर? तो वो क्या है, स्कूल्स में भी क्या तमाशा बना हुआ है, माजरत के साथ जी, कि जितनी पढ़ाई इतनी नहीं होती जितने पेपर हो रहे हैं, जितनी असेसमेंट्स हो रही हैं। फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं हो, क्लियर, आई एम कंसर्न विद इट्स मैनेजमेंट जी। बच्चों को पता तक नहीं होता उनका सिलेबस क्या होगा, इवन टीचर्स को नहीं पता होता अगला टेस्ट कब होगा, उसमें क्या आएगा, वो कैसे होगा, किस टाइम कंडक्ट होगा। am I clear जी? अब बेस्ट सूटेबल टाइम क्या है उसका, कि दैट व्हाट आवर एक्टिविटी एज वी डिस्कस जी, जिस तरह हमने कहा था कि स्टूडेंट ग्रूमिंग से रिलेटेड हम आगे पूरा सेशन है कंप्लीट डिस्कस करेंगे, वहां जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी अरेंजमेंट भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, क्लासेस सफ़र कर रही हैं जी, असेसमेंट्स हो रही हैं, क्लासेस सफ़र कर रही हैं जी। अब टीचर पे देखें 2 प्रेशर डाल दिए गए जी। एक प्रेशर कौन सा है कि उसने सिलेबस भी कवर करवाना है, दूसरा प्रेशर क्या है, साथ उसने टेस्ट लेने भी हैं। अब बच्चा टेस्ट प्रिपेयर करे या जो करंट टास्क है उस पर फोकस करे। तो क्या मेरी जो क्लासेस की स्लॉट है, क्या उसके साथ मैंने कोई एक्स्ट्रा, ये सपोज मेरी क्या हूँ जी, मैं लेसन्स की, टीचिंग की, एकेडमिक्स की सारा फोकस मैंने इन स्लॉट्स को दिया हुआ है। ये कुछ टाइम है, 4, 4.5, 5 घंटे जो आप कह लें। क्या टाइम मैनेजमेंट में मैंने अगर फॉर एग्जांपल असेसमेंट्स रखनी है, तो क्या उस असेसमेंट के लिए कुछ सेपरेट स्लॉट रखी हुई है मैंने? फिर जिस वीक में असेसमेंट हो रही होगी उस वीक में टीचिंग का क्या होगा? क्या उस वीक में टीचिंग रोक दी जाएगी, ये चलती रहेगी? फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे जी, कल बच्चे की असेसमेंट है इंग्लिश की, तो आज उसको मैथ, साइंस, बाकी जो टीचर्स हैं क्या वो कुछ ना पढ़ाएं? अगर वो पढ़ाएंगे, ठीक है, बच्चा तो घर जाके कल वाले इंग्लिश की असेसमेंट प्रिपेयर करेगा। तो इसका क्या मतलब उसका, यानी क्या कहना चाह रहा हूँ, मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। उसके साथ अब सजेस्टेड क्या है जी, कि असेसमेंट वाले वीक में इट मस्ट नॉट बी लेस देन मंथली जी। मिनिमम लेवल पे इसको अगर लेके आना है तो वो मंथ से नीचे ना आए, ये वीकली पे ना आए या फोर्टनाइटली पे ना आए जी। जो सजेस्टेड है वो बता रहा हूँ, जो दुनिया में स्टैंडर्ड चल रहा है जी, दुनिया मोस्टली फॉलो कर रही है किसको जी, बाय मंथली को, या आफ्टर 2 मंथ्स उसको आप कहें। तो उनका मिनिमम असेसमेंट कब हो रही है जी, 2 मंथ्स के बाद, यानी उसका कुछ कंटेंट तो हो ना। और वो 2 मंथ्स के बाद जब होती है तो वो फुली असेसमेंट को टाइम देते हैं जी। उस दौरान आप कहें कोई और एक्टिविटी नहीं हो रही होती, बच्चे का फुल कंसंट्रेशन असेसमेंट पे होती है, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है असेसमेंट पे। अगर होती भी है तो दूसरी सेकंड चीज़ जी, असेसमेंट वाले वीक में जी होमवर्क नहीं जाना चाहिए साथ जी, जो कुछ हो बस क्लास वर्क। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ जी, कि एक असेसमेंट जो है मंथली से कम नहीं आनी चाहिए जी। दूसरी बात क्या, जिस वीक में असेसमेंट हो रही है साथ उसके होमवर्क नहीं जाना चाहिए जी। वो उसमें प्लानर्स में ऐसे टास्क होंगे जो सिर्फ क्लास रिलेटेड टास्क हैं, सिर्फ क्लास वर्क होगा जी, उसमें इवन होमवर्क नहीं जाएगा, कोई और चीज़ नहीं होगी। अब सपोज इंग्लिश का बच्चे का कल टेस्ट है, साथ उसको होमवर्क मिल गया मैथ्स का भी, साथ उसको होमवर्क मिल गया साइंस का भी। अब वो बच्चा टेस्ट प्रिपेयर करेगा या साइंस और मैथ्स का होमवर्क तैयार करेगा, होमवर्क करेगा? am I clear जी? अब इस सारे को कहें जी, इसके लिए
फिर वही क्या इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है या नहीं है? दिस इज़ द रोल ऑफ अ हेड, अ टीम वर्क। कि मोस्टली हेड की तरफ से प्लान बन के स्टाफ को मिल जाता है जी, स्टाफ को पता तक नहीं होता उसका करना क्या है, या पता चल भी गया क्या करना है तो क्यों करना है ये नहीं पता होता, कैसे करना है ये नहीं पता होता। वो तो अपने तौर पे ही, ठीक है, माई सिंपथीज आर ऑलवेज देयर विद द टीचर जी, कि वो टीचर बेचारे तो खुद ही उसको अपने तौर पे ही मैनेज करते हैं, खुद ही और चीज़ का प्रेशर भी एब्जॉर्ब करते हैं, खुद ही उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करते हैं, खुद ही बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। कोई उनको सिस्टम सपोर्ट कोई भी नहीं मिलती। हम क्लियर जी? यहां तक मैं क्लियर हो गया? मैं फिर क्या कह रहा हूं, इसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कि उसके लिए पहली बात क्या कि क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए क्या मैंने अलग स्लॉट, यानी फॉर एग्जांपल 45 मिनट्स की आपने क्लास रखी हुई है तो आप 40-40 के रख लेंगे जी। 7 लेसन है तो उसमें से कितने मिल गए आपको? 35। तो आपकी वो असेसमेंट जो है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 30 मिनट्स की। जो कंटेंट मैं कह रहा था उसका, जो उसका मैं MCQ है या शॉर्ट क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव पोर्शन है या ऑब्जेक्टिव है, उसकी टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि जी क्या वो 30 मिनट्स के अकॉर्डिंगली ही बना हुआ है, नहीं बना हुआ। बस का टेस्ट ऐसा बना होता है जो होता घंटे का है, टाइम ऊपर लिखा होता है 30 मिनट्स, या बस का टेस्ट होता है 10 मिनट का, टाइम लिखा होता है 30 मिनट्स। हम अभी तक नंबर में उलझे हुए हैं जी कि 100 में से कितने नंबर आए हैं जी, कितनी परसेंटेज आई है जी। क्लियर? हमें इन सवालों पे आना पड़ेगा कि नंबरों परसेंटेज को छोड़ के बच्चे की स्किल्स कितनी इंप्रूव हो रही हैं, स्किल्स पे कितना काम हो रहा है। स्किल्स इंप्रूव होंगी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बार बार मैं कह रहा हूं जी, इसको लिंक कीजिएगा। मैं कतहन ये नहीं कह रहा कि नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कतहन ये नहीं कह रहा ग्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब उसकी स्किल्स इंप्रूव होंगी तो नंबर और ग्रेड्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे जी। दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। स्किल्स पे काम हो गया तो नंबर लेना बच्चे के बाएं हाथ का काम है, फिर उसको रटे नहीं मारने पड़ेंगे, उसकी एफर्ट मिनिमल हो जाएगी। वही जो पहले अगर वो 3 घंटे लगा के बैठ के रटे मारता है तो अब वो आधे घंटे में वो सारा काम कर लेगा जी। आपने बच्चे का बर्डन भी लेस कर दिया, उसके ग्रेड्स भी ऑटोमेटिकली, और अब ग्रेड्स की क्या श्योरिटी है, अब कंफर्म है, क्योंकि स्किल्स आपके सामने है ना। और आपने फिर एक और क्लैश नोट किया होगा अक्सर कि मार्क्स बच्चे के पेपर में बड़े बेहतरीन आ रहे हैं, वैसे आप उससे बात करें, 2-4 चीज़ें डिस्कस करें, पता उसको कख भी नहीं होता। मार्क्स 100 में से 90 लिए हुए हैं, क्लियर, 95 लिए हुए हैं, 90+ परसेंटेज आ रही है, लेकिन स्किल्स की बात करें उस मामले में बच्चा 0 है। क्लियर जी? तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली जी, हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बदलता जा रहा है। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, और उसका रिजल्ट्स आपके सामने है कि जी डिग्री होल्डर्स की बरमहार होती जा रही है जी। ठीक है, टैलेंट नहीं है। अब वो क्या है जी, पैदाइशी को टैलेंट का इंजेक्शन था जो बाद में उनको लगाना था, नहीं, लेकिन वो स्किल्स पे काम होना था ना। स्किल्स पे काम नहीं, एवरीबडी इज डिमांडिंग जी। हर दुनिया का इंस्टीट्यूट, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन टैलेंटेड लोगों की डिमांड कर रही है, स्किल्ड लोगों की डिमांड कर रही है, और हम सिर्फ उनको क्या दे रहे हैं? मार्क्स और नंबरों वाले डिग्रियां पकड़ा रहे हैं उनको। जब वो एक प्रोसेस में डालेंगे दे विल गो फॉर इट जी, दे हैव टू गो फॉर इट जी। अब क्लियर जी? अब इसके बाद इसका आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फेज जी, वो कौन सा है? एनालिसिस, रिजल्ट एनालिसिस। एक असेसमेंट हो गई जी। फिर क्या कह रहा हूं पहले कि असेसमेंट का कंटेंट क्या है, असेसमेंट बनी किन प्रिंसिपल्स पे है, उसकी टाइम मैनेजमेंट। असेसमेंट गाइडेड है, मतलब क्या मतलब? कन्वेड है, क्लियरली अनाउंस्ड है, बच्चे को पता है, पेरेंट को पता है, ठीक है। फिर उसका पैटर्न क्या होगा? अब आए जी, असेसमेंट होगी जी, हाउ विल आई गो फॉर इट्स एनालिसिस जी। उसका एनालिसिस के लिए आपको एक मिल जाएगा जी रिटन डॉक्यूमेंट उसका,
कि आप कैसे उसका रिजल्ट एनालिसिस करेंगे जी, कैसे उसको सिंपली क्या है जी, बाय डाइसेक्टिंग इट जी। अभी समझने के लिए क्या हमने डाइसेक्ट करना है जी। डाइसेक्ट करना है किस बेस पे जी, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। आप खुद देख लें मैं कैसे स्किल्स, जब वो असेसमेंट बनी, जो उसका पैटर्न था, पैटर्न अगर स्किल बेस्ड नहीं है तो फिर एनालिसिस कैसे स्किल बेस्ड होगा। इसका मतलब है पहले पैटर्न जो है वो क्या हो, स्किल बेस्ड हो। मिसाल के तौर पे लैंग्वेज के एमसीक्यू है जी, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल देखी जा रही होती है, ग्रामर की स्किल देखी जा रही होती है, वोकैबुलरी देखी जा रही होती है। am I क्लियर? ये एमसीक्यू मिसाल दे रहा हूँ लैंग्वेज का। साइंसेस का कहें आप तो उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं वो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कह लें आप, या वही कॉम्प्रीहेंशन कह लें जी, कि क्या बच्चे ने टॉपिक को प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड भी किया ही नहीं किया है या नहीं किया। वहाँ आप कहें लैंग्वेज वोकैबुलरी ऐसा एलिमेंट कोई भी नहीं होता। अब मैंने असेसमेंट जिस पैटर्न पे बनाई है उसी पैटर्न पे क्या हो जाएगा, उसके स्किल्स का एनालिसिस हो जाएगा, यानी कौन सी स्किल है बच्चे की, कौन सा एरिया है जो वीक है। अब साइंस है तो उसका बड़ा सिंपल सी बात है कि साइंस में स्किल्स में मैं क्या कहूं कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है। या कहीं जाके उसकी मेमोरी की प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस तरह हमने अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि आपका बबल चार्ट बेसिकली था ही किसके लिए था, टू स्ट्रेंथन मेमोरी। वो वहाँ पे जो मेंटेनेंस रिहर्सल है और एलैबोरेटिव रिहर्सल है, बेसिकली दोनों करवाई किस लिए जाती हैं, टॉपिक भी मेमोराइज हो जाता है, लेकिन साथ क्या है, उसकी मेमोरी इन्हेंस हो रही होती है, मेमोरी स्ट्रांग हो रही होती है। अब मैं क्या उस असेसमेंट के थ्रू चेक करूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुए, या कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी मेमोरी वीक है। जिस तरह अक्सर पेरेंट भी आपसे डिस्कस करते हैं, टीचर्स भी बता रहे होते हैं जी बच्चा क्लास पार्टिसिपेशन में बहुत अच्छा है, क्लास में बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जब पेपर होता है, असेसमेंट होती है, कुछ है उसमें वो पुअर है। अगर क्लास पार्टिसिपेशन में अच्छा है तो उसका क्या मतलब है जी, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। प्रॉब्लम किस में आ रही है उसकी, मेंटेनेंस रिहर्सल में। यानी उस बच्चे को मैं टारगेट कर लूंगा। अब यहां से देखें जी, जो एनालिसिस आपने किया, क्लियर, ये हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, एनालिसिस की। अब इसी एनालिसिस की बेस पे आपके टारगेट सेट हो जाते हैं फिर, और वो टारगेट्स आप किस में रखते हैं, स्टूडेंट फाइल में। और टारगेट्स वी ऑलवेज बिगिन फ्रॉम व्हाट जी, मिनिमम, फ्रॉम द लोएस्ट। अब टारगेट्स कैसे सेट होंगे जी, कि मैं बिल्कुल क्या उसको जीरो से स्टार्ट लूंगा जी। यानी क्या मतलब, जो बिल्कुल लो परफॉर्मर है, जिसकी पुअर परफॉर्मेंस है, उसको मैं टॉप पे रखूंगा जी। जो अनफॉर्चुनेटली हम क्या उलट हो रहा है जी, बड़ी माजरत के साथ, हर चीज़ के साथ इंतहाई अदब से गुजारिश है जी, हद अदब में रहते हुए जी। हमने लिस्टें हमारी बनती हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉपर बच्चा रखते हैं जी। हालांकि लिस्ट में सबसे पहले क्या होना चाहिए, पुअर परफॉर्मर। अल्लाह ना करे ना करे, फेलियर जिसको आप कह रहे होते हैं, वो फेलियर ऑफ चाइल्ड नहीं होता, फेलियर ऑफ होल सिस्टम है, फेलियर ऑफ पॉलिसी है, फेलियर ऑफ प्लानिंग है, फेलियर ऑफ टीचर है। सबसे टॉप पे वो फेलियर होगा जी। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद जो फिर जिसकी लो ग्रेड्स हैं जी, जिसकी परसेंटेज लो है जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी। और एंड पे मेरे पास कौन से आएंगे जी, बेटर परफॉर्मर्स जी। मुझे इस लफ्ज़ से ही नफरत हो गई है जी, टॉपर, विद अपॉलॉजीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद अपॉलॉजीज। ये सारी कौम जो है हम बच्चों को पकड़ के बैठ गई है, ठीक है। माय कंसर्न, ठीक है ना, बीइंग अ टीचर,
माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी जी, मेरी जिम्मेदारी क्या है, वो कमज़ोर बच्चे हैं जी, दे नीड मी, टॉपर्स ऑल्सो नीड मी। क्लियर? लेकिन मैं बता रहा हूँ उसका प्लान क्या है, मैं बताता हूँ। क्लियर? वो वाली लिस्ट मेरे पास, अब देखें जी, सपोज 30 है तो मैं 1 to 25 वाली लिस्ट की। अब ये जो 5 बेस्ट परफॉर्मर हैं इनके लिए देखें मेरा प्लान कुछ और होगा ना, कि इनकी फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियसली दे वर देयर एट 90, तो इनको 90 से 95 पे कैसे पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल वो क्या है जी, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छे हो गए हैं, अब मैं उनका सारा फोकस उनको किस पे कर दूंगा, राइटिंग टास्क का, जो मैंने कल पिछले सेशन में डिस्कस किया था। इनके टास्क का आप कह लें कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा ना। ड्यूरिंग क्लास इनकी क्वेश्चनिंग का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, रिगार्डिंग होम असाइनमेंट इनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। अब मिसाल, आसान मिसाल से समझाऊं जी, यहां जो मेरे पास बिल्कुल पुअर परफॉर्मर हैं, इनके तो अगर मुझे एक दिन में 5 सेंटेंसेस भी लिखे हुए मिल जाएं तो मेरे लिए वो काफी हैं। और इनसे क्या, मैं हो सकता है मैं 500 भी लिखवाऊं। माई स्टूडेंट्स आर विटनेस जी। क्लियर? कि मैं क्लासरूम के अंदर ये क्लासिफिकेशन होती है, ये डिफ्रेंसिएशन है जो हमने ऑब्जर्वेशन में डिस्कस किया था कि एविडेंस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ये डिफ्रेंसिएशन वहां तब होगा जब मेरा एनालिसिस ठीक है ना, कि क्या इन माय ओन क्लासेस व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय टीचर्स जी, क्या आई एम नथिंग। क्लियर? एक बच्चा है उसने सपोज एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आई अप्रिशिएट, आई इनकरेज, सुपर्ब, एक्सेलेंट। दूसरा बच्चा उसने हो सकता है 3 पेजेस लिखे हुए हैं, आई नेवर अप्रिशिएट। क्यों? कि वहां वो मेरी एक्सपेक्टेशंस लेवल कुछ और है, यहां मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल कुछ और है, वहां मैं कुछ और असेस कर रहा हूं, यहां मैं कुछ और असेस कर रहा हूं। वहां परफेक्शन की डिमांड होगी, यहां क्या होगी, सिर्फ पार्टिसिपेशन की डिमांड होगी। वहां एक्सेलेंस की डिमांड है, यहां सिर्फ क्या है, मेंटेनेंस की डिमांड है। am I क्लियर जी? गॉट माय पॉइंट? क्लियर? तो यानी ये क्या, उसका असल चीज असेसमेंट नहीं है, असल काम यहां पे इसके बाद शुरू होता है कि भाई उस असेसमेंट में सेगमेंट कौन से थे, किस सेगमेंट में बच्चा पुअर जा रहा है, ठीक है, और उस सेगमेंट की इंप्रूवमेंट के लिए अब आप कह लें कि इसके बाद वो जो टारगेट्स मैं कह रहा हूं, नेक्स्ट प्लान क्या होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। हम क्या असेसमेंट करके रिजल्ट पकड़ा देते हैं जी पेरेंट्स के हाथ में, असल चीज उसके बाद शुरू होती है, अगला प्लान क्या है। बस ये साल गुजर गया जी, ठेका हो गया, ठेके पे चला रहे हैं हम। बच्चा पास हो गया जी 4 से किस में, 5th ग्रेड में चला गया जी, 6th ग्रेड में चला गया, 1st ईयर में चला गया जी, बस साल गुजरते जा रहे हैं। क्लियर? द रियल थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। असल टास्क तो यहां से शुरू होगा ना, नेक्स्ट प्लान। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।